बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास का पेपर अभी होगा शाम के टाइम। तो उसके लिए जो है एक प्रकार से ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के उत्तर को भी कुछ मात्रा में बता दूंगा, क्योंकि समय मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है। कल ही वीडियो आपके समक्ष आ जाती है, लेकिन कल मेरे पास थोड़ा सा भी समय नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए निकाल सकूँ। लेकिन फिर भी मैंने हिंदी के लिए आपके लिए समय निकाला था, हिंदी थर्ड ईयर वालों के लिए, और प्रयोजन मूलक हिंदी को लेकर के 1 घंटे की क्लास हुई थी। और आज भी मेरे पास उतना ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा किसी तरीके से आपको कुछ भी दे दिया जाए ताकि आपका जो है भला हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा आप पेपर 2 जो मध्यकालीन भारत का है, तो मध्यकालीन इतिहास का जो पेपर 2 है, यानी यूरोप का इतिहास, उसको लेकर के जो है मैंने मॉडल पेपर बना दिया है। 5-6 दिन पहले का मॉडल पेपर है। आप लोग वीडियोज़ में जाकर के जो है देख सकते हो, नीचे मॉडल पेपर पड़ा हुआ होगा मध्यकालीन इतिहास का। अगर वो नहीं मिल पा रहा तो आप लोग क्या करेंगे, सर्च करिएगा। और नहीं तो मैं इसके पहले जो है जो लाइव क्लास होगी इसके जो है उस पे फ्रंट पेज पे या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा मध्यकालीन इतिहास वाला, तो उसको देख लीजिएगा, ओके। और अगर वो भी आप जो है नहीं हो पा रहा तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल पर मतलब कि यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करेंगे मध्यकालीन भारत बीए सेकंड ईयर पेपर 2 मॉडल पेपर 2022, और लास्ट में लिखेंगे शुक्ला सर या शुक्ला स्टडी पॉइंट, कुछ लिख दीजिएगा तो मेरी ही वीडियोज़ आपके समक्ष आ जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, 1 घंटे कुछ मिनट की है, मतलब 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो है। उसमें सारे के सारे यूरोप के इतिहास को समाहित करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने प्राचीन इतिहास के पेपर 1 में देखा होगा, बहुत सारे क्या लगभग सभी के सभी प्रश्न आपके मॉडल पेपर से आए हुए थे और विस्तार से आप लोगों ने उसको देखा। इसी प्रकार से पेपर 2 में भी आने की संभावना रहेगी। पेपर 1 का जो है पेपर 1 जो प्राचीन इतिहास का है, 4-6 दिन पहले मैंने डाला था, उसको आप लोगों ने देखा। और पेपर 2 प्राचीन इतिहास का मैं दे रहा हूँ। मध्यकालीन का फर्स्ट पेपर कल मैंने डाला था, ओके। तो अगर मध्यकालीन जो है इतिहास का अगर आपके पास पेपर है, किसी का पेपर हुआ है, तो आप मेरे नंबर 91 61 93 60 62 पर आप पेपर सेंड कर दीजिएगा, और वो भी पीडीएफ बना करके सेंड करिएगा, ओके, सीरियल से साफ साफ, ठीक। तो आप सेंड कर दीजिए एक बार। अगर पीडीएफ नहीं बन पा रही तो आप ऐसा करिएगा, मतलब कि फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि फ़ोटो क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी आप लोग सेंड कर दीजिए, जिनके पास मध्यकालीन का पेपर 1 और पेपर 2 पेपर तो जब हो जाएगा तो आप सेंड कर दीजिएगा। और भी जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के आपके पेपर होंगे आप सेंड करने का प्रयास करेंगे, ओके। चलिए, तो पेपर 2 का आपके नाम क्या है? पेपर 2 का नाम है भाई एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि आपसे जो है भारतीय पुरातत्व के तत्व के बारे में आपसे पूछ रहा है, यानी कि भारतीय पुरातत्व के तत्व, ये आपके पेपर का नाम है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये मॉडल पेपर है, और इसमें मैं बहुत सारे जो है प्रश्नों के उत्तर को आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और वीडियो एक बार परीक्षा में जाने से पहले बस देख लीजिएगा, परीक्षा भी आपकी है। और जिनकी परीक्षा भी नहीं हुई है उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर जिनकी आज होने वाले उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, बाकी सभी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, पेपर का नाम भारतीय पुरातत्व के तत्व एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ओके। मॉडल पेपर 2022 का सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। यहाँ पर आपको खंड आ के, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिए जाते हैं शुरुआत के 50 शब्दों में उनको लिखना होता है। एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेगा, 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको 20 नंबर यहीं से मिल जाएंगे, ओके। सॉरी। आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या प्रश्न जो है पूछे गए थे, मतलब पूछे जा सकते हैं आपके। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो कुछ आप जानते हो आप इसमें बता सकते हो। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये पश्चिमी पंजाब के मांटगोमरी जिले में लाहौर से लगभग 109 मील की दूरी पर जो है हड़प्पा स्थित है अभी, आप देखेंगे। और पहले भी वहीं पर स्थित था। मोहनजोदाड़ो आपसे पूछे कहाँ पर स्थित था, तो मोहनजोदाड़ो जो है एक स्थान है, तो उसमें आप देखेंगे लरकाना जिले में, सिंधु नदी के समीप पड़ता है ये। तो सिंधु नदी के समीप लरकाना जिले में मोहनजोदाड़ो नामक सभ्यता थी। एक बार अगर आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में अच्छे तरीके से समझना तो आप मूवी देख लीजिएगा, ऋतिक रोशन की है मोहनजोदाड़ो नाम से। तो वो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है, उसमें किस तरीके से विनाश होता है, लास्ट में देखते होंगे बाढ़ वगैरह आती है, तमाम सारी चीज़ें, ओके। अच्छा, और भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लिख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता का विभिन्न इतिहासकार तो हड़प्पा सभ्यता का समयकाल 2500 ईसा जो है ईस्वी से क्या मानते हैं, 2500 ईस्वी से लेकर के 5000 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है, सॉरी 2500 ईसा पूर्व से, ईस्वी बोल दिया मैंने, क्या ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 5000 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है, ये हड़प्पा सभ्यता का समय काल बताया। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति हैं सर जॉन मार्शल, और सन जॉन मार्शल की बात की जाए अगर, तो उन्होंने 5000 ये जो है वर्ष ईसा पूर्व की सभ्यता जो है बताई है, किसको, हड़प्पा सभ्यता को, ओके। वहीं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की बात की जाए तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने इसका समय काल कितना बताया है, 3250 जो है ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व का जो समय काल है, ये हड़प्पा सभ्यता का समय काल है। ऐसा किसने बताया,
डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जो कि भारत के हैं। ओके, सन जॉन मार्शल ने 5000 वर्ष ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व बता 5000 जो है वर्ष पहले यानी कि ईसा पूर्व की जो इस प्रकार से उसमें बताया इन्होंने। और विभिन्न इतिहासकार 2500 20 ईसा पूर्व से लेकर के 5000 ईसा पूर्व के समय काल को हड़प्पा सभ्यता का समय काल मानते हैं। हड़प्पा की अगर बात की जाए तो इसकी हड़प्पा निवासी जो थे बहुदेववादी थे, मातृ पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, सूर्य व अग्नि की पूजा भी किया करते थे और तमाम प्रकार के अनुष्ठान वगैरह की विधि ये लोग प्रयोग में लाते थे। तो ये जो है एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बातें थी जो कि मैंने बता दी आपको। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की अगर जाति की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता इतिहासकारों ने हड़प्पा के निवासियों को कहा कि ये आर्य जाति के थे यानी कि आर्य थे, या कुछ विद्वान कहते हैं सुमेरियन थे, कुछ द्रविड़ मानते हैं और कुछ जो है मिश्रित जाति का स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी मतभेद आप देख सकते हैं। और इसी के अलावा आप इसके निवासियों का जो आर्थिक जीवन रहा है हड़प्पा सभ्यता के, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है इनकी जो आर्थिक जीवन रही है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे ये लोग कृषि किया करते थे। और इसके अलावा कृषि के अलावा पशुपालन करते थे। पशुपालन के अलावा आप देखेंगे शिकार वगैरह खेलने जाते हैं, यानी कि आखेट इनका एक प्रकार से ये भी एक कृषि मतलब आर्थिक जीवन से संबंधित है। यानी कि आखेट यानी कि जो है क्या क्या करते थे, जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे, वैसे जंगल में ही रहते थे। और जंगल में आप शिकार तो पता ही होगा। सभ्यता चूँकि सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में जैसे कि वो नदी है, नदी बाद में आप देखेंगे तो पहाड़ पर्वत तो जंगल बगल में इधर-उधर, तो वहाँ पर शिकार खेलने वगैरह जाया करते थे। और कताई-बुनाई भी जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे मुख्य रूप से। तो ये सब इनके आर्थिक जीवन से संबंधित चीज़ें थीं। ओके, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। हड़प्पा सभ्यता जो विनाश हुई है इसके कई कारण हैं। कुछ विद्वान तो मानते हैं कि इसका जो है इसकी जो हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ है ये भूकंप से हुआ है। कुछ मानते हैं कि जल पलावन ज़्यादा हो गया, ठीक है, यानी कि जल बाढ़ वगैरह जो आती है उससे जो है इसकी जो है हुई। और आप देखिए मोहनजोदड़ो मुंबई में जल पलावन की समस्या है, बांध क्या हो जाता है, टूट जाता है और उसी में सब क्या हो जाती है, पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो जाती है। ठीक वहीं जो है तीसरा कुछ विद्वान बताते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक विघटन हुआ। कुछ कहते हैं कि बाह्य आक्रमण के तदुपरांत जो है इसका विनष्ट हुआ। और भी विद्वान मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और अनावृद्धि जो हुई है इसके कारण से क्या हुआ कि जो है इस जलवायु परिवर्तन वगैरह के कारण से क्या होता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये विनष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बातें मैंने बताई जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो पुरातत्व जो होता है एक विज्ञान होता है। और विज्ञान क्या, विज्ञान की एक शाखा होती है और ऐसी शाखा होती है जिसमें क्या होता है जो अतीत के गर्भ में यानी कि जो एक प्रकार से भूमि में या फिर अतीत की जो चीज़ें हैं जो गर्भ में विलुप्त हैं जैसे मानव संस्कृतियाँ, इन सभी का अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व के आधार पर आप देखेंगे कि जो एक प्रकार से अलग अलग चीज़ों के यानी कि अलग अलग जो है लेखों के माध्यम से, अलग अलग सिक्कों के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से मतलब हमको जानकारी मिलती है उस समय काल के बारे में। तो पुरातत्व वही होती है। विभिन्न विद्वानों ने पुरातत्व की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इसमें से एक व्यक्ति है जो है दो व्यक्तियों की मिली जुली परिभाषा, एक व्यक्ति है क्राफोर्ड और एक व्यक्ति है डॉक्टर बिबासी, इन दोनों की मिली जुली परिभाषा है। और ये दोनों कहते हैं पुरातत्व की परिभाषा को देते हुए कि पुरातत्व जो होता है वो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें अतीत के गर्भ में विलुप्त मानव संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार में इस शाखा का प्रमुख उद्देश्य आदिकालीन तथा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विवरण प्रस्तुत करना है। ओके, तो ये बातें थी जो कि आपके समक्ष मैंने बता दी। अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल या फिर मतलब प्रागैतिहासिक काल का विभाजन बताइए। तो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन कैसे हम लोग बता सकते हैं भाई? प्रागैतिहासिक काल का विभाजन, प्रागैतिहासिक है क्या भाई? प्रागैतिहासिक की अगर बात की जाए तो डी.एन. मजूमदार जो है समाजशास्त्री भी हैं, इतिहासकार भी हैं। डी.एन. मजूमदार प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा को देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रागैतिहासिक नेतृत्व या प्रागैतिहास नेतृत्व का वह अंग है जो मानव संस्कृति की उत्पत्ति और उसके उद्विकास के अध्ययन में रुचि रखता है, तो वो प्रागैतिहास है। प्रागैतिहास ऐसे समाज का इतिहास होता है जिस पर लिखित प्रमाणों से कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। प्रागैतिहास में क्या होता है, कोई लिखित साक्ष्य वगैरह हमको नहीं मिलते हैं, हम कोई सिक्का पा गए या फिर कुछ भी पा गए तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा पता लगाते हैं। एक होता है पूरा इतिहास। पूरा इतिहास जो होता है इसका आशय उस युग से होता है जो इतिहास अथवा साक्षर अभिलेखों यानी लिखित साक्ष्यों से पहले का है, तो परंतु उसके आरंभ के बहुत निकट आ जाता है, तो पूरा इतिहास वो है। ओके, प्रागैतिहास वो है जो क्या करता है, मानव संस्कृति की उत्पत्ति और उसके विकास के अध्ययन की में रुचि रखता है। ठीक, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और तो मैंने आपको बता दी। वही नवपाषाण काल की अगर आप बात करेंगे तो नवपाषाण काल जो है
ये संस्कृति की तिथि निर्धारण में संबंध में उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष हैं, उनके आधार पर जो है पता लगाया जाता है कि हाँ, नवपाषाण काल कब से कब तक रहा। वहीं उत्तरी नवपाषाण काल संस्कृति आप देखेंगे और दक्षिणी नवपाषाण कालीन संस्कृति देखेंगे, तो अलग-अलग विद्वानों ने इसके बारे में भी अलग-अलग तरीके से बताया है। ठीक। और जो है डॉक्टर जो है मंडल की बात की है तो उन्होंने रेडियो कार्बन तिथियों के हिसाब से बताया कि T1 124 तथा TF जो है 15 के आधार पर बुर्ज होम के प्रथम काल की संस्कृति को 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के मध्य में नवपाषाण काल को इन्होंने रखा। इसके अलावा आप उत्तर पाषाण युग आएगी सभ्यता, मध्य पाषाण, तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हालाँकि उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन मैंने आपको बता दिया। वैसे नहीं बताया प्रागैतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक जो है, अगर हम उपलब्ध सामग्री की बात करें, तो उपलब्ध सामग्री के अनुसार जो प्रागैतिहासिक काल है, उसको हम मुख्य रूप से कितने भागों में बाँटते हैं? 3 भागों में बाँटते हैं। पहला तो इसका काल विभाजन कैसे करेंगे? पहला काल विभाजन कौन-सा? पहला है पूरा प्रस्तर काल, दूसरा है मध्य प्रस्तर काल और तीसरा है नव प्रस्तर काल। तो ये 3 काल हैं जो है प्रागैतिहासिक के। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के बारे में आप क्या जानते हैं? हस्तिनापुर क्या है? हस्तिनापुर एक जगह है ना। हस्तिनापुर आप देखेंगे जो है महाभारत कालीन जो है चीज़ें रही है। महाभारत में हस्तिनापुर का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, अगर देखा होगा तो। तो आप लिखेंगे कि आदिकाल से ही हस्तिनापुर समृद्धशाली रहा है और ऐतिहासिक नगर रहा है। और इस नगर की चर्चा आप देखेंगे तो प्राचीन साहित्य में आप देखेंगे व्यापक स्तर पर हो, जैसे कि यह नगर जो है महाभारतकालीन राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा है हस्तिनापुर। चूँकि हस्तिनापुर जो है एक प्रकार से जो रहा है, वो पूरे के पूरे भारत का संचालन करता था। छत्रपति छत्रपति बोल रहा हूँ, मतलब एक प्रकार से बोले तो जिसको सम्राट बोला जाता था, तो वहाँ के हस्तिनापुर के एक प्रकार से राजधानी थी उस समय भारत की। तो उस समय जो है महाभारत काल चल रहा था। और आप देखेंगे कि लगभग 60 फीट ऊँचे टीले पर ये हस्तिनापुर विद्यमान है। और इस टीले में आप देखें गंगा केवल 5 मील, मतलब इस टीले से गंगा नदी जो है वो 5 मील की दूरी पर स्थित है। और हस्तिनापुर के संबंध में पुराणों में भी विवरण मिलता है। आप देखेंगे कि राजा परीक्षित की जो 5वीं पीढ़ी रही है, उसमें उत्पन्न राजा जो है निचच्छू के बाद में आप देखेंगे, मतलब उन निचच्छू के ने बाढ़ के कारण हस्तिनापुर को छोड़कर के कौशाम्बी को राजधानी अपना बनाया था और आर्यकालीन सभ्यता का भी प्रमुख केंद्र रहा है। आप देखेंगे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में आप लोगों ने गंगा नदी के बारे में अगर नहीं पता आपको, तो हस्तिनापुर में गंगा नदी बहती थी, तो वहीं पर एक राजा शांतनु थे, तो वो जाया करते थे नदी किनारे, घूम रहे थे, एक बार शिकार खेल करके लौट रहे थे, तो वहीं पर गंगा नदी, जो गंगा जी हैं, वो नदी में से निकली और बड़ी सुंदर थी गंगा जी। तो उस उनको देख करके ये प्रसन्न मतलब मोहित हो जाते हैं कौन? राजा शांतनु। और राजा शांतनु भी बड़े ज्ञानी थे और बहुत ही जो है पहुँचे हुए व्यक्ति थे। तो इन्होंने कहा रानी, मतलब गंगा जी से कहा कि जो है आप जो है मेरे साथ विवाह करेंगी। तो इस प्रकार से उनको गंगा जी को श्राप भी था कि आप जाओगी पृथ्वी पर, भ्रमण करना पड़ेगा आपको ऐसे-ऐसे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों लोग आपस में मिलते हैं और इनकी संतानें आप देखेंगे होती हैं। जो-जो संतानें होती गई उनको गंगा जी ने पहले ही जो है वचनबद्ध कर लिया था कि मैं इसको गंगा जी में समेट दूँगी, यानी गंगा नदी में अपनी धारा में विलीन कर लूँगी। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि गंगा जी जो है जैसे संतानें होती गई राजा शांतनु की, वो लेती जाती गई और लास्ट में जो संतान रची वो जो है क्या बोलते हैं उनको, भीष्म पितामह जी। तो भीष्म पितामह जो है तो वो भीष्म, जो गंगा पुत्र भीष्म, तो वो जब होते हैं तो राजा शांतनु कहते हैं, और गंगा जी ने डील करी थी, मतलब ये कहा था कि अगर आप जो है किसी कारणवश अगर मुझसे कुछ पूछेंगे, मतलब कि अगर कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको छोड़ कर के चली जाऊँगी। तो ऐसा जो है ये हुआ था, तय हुआ था, मतलब कि तो उन्होंने कहा था बिल्कुल ऐसा हम कभी नहीं पूछेंगे, किसी भी चीज़ का कारण नहीं जानेंगे। लेकिन क्या हुआ कि एक राजा जो होता है उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। प्रजा में तमाम प्रकार की आशंकाएँ फैल गईं कि राजा जो है बेकार है, कुछ करने लायक नहीं है, ऐसा है, वैसा है, देखो रानी सारे बच्चों को मार रही है, इस प्रकार से। तो हुआ क्या कि जो राजा थे, यानी शांतनु थे, वो क्या किए, राजा शांतनु जी जो थे उन्होंने कहा कि जो है अब जो है आप चाहे जाओ, चाहे रहो, लेकिन भीष्म जी को मेरे पास छोड़ दो। तो उन्होंने पालने के लिए भेजा, गंगा जी ने उनको पाला-पोसा भीष्म को वहाँ पर। और एक दिन आता है कि गंगा नदी की जो धारा होती है उसको अपने बाणों से रोक देते हैं भीष्म पितामह जी। तो इस प्रकार से हस्तिनापुर का कुछ महत्व अपने स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है कालक्रम के निर्धारण हेतु किन साधनों का प्रयोग किया जाता है?
कालक्रम निर्धारण हेतु किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर आपको इतिहास के कालक्रम को निर्धारित करना है तो कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भाई कालक्रम निर्धारित करने के लिए कई प्रकार की विधि, जैसे पहली विधि उसमें से अस्तर विन्यास विधि का प्रयोग, दूसरी विधि है वृक्ष वलय विधि, यानी कि आप देखेंगे वृक्षों पर जो छल्ले पड़ जाते हैं, इसके कारण से हम जान जाते हैं कि कौन सी जो है क्या होता है, कितने वर्ष का ये पेड़ है। ओके, वहीं तीसरी है पदार्थ क्रम विधि, चौथी विधि कौन सी है, फ्लोरीन परीक्षा होती है, पांचवी पराग परीक्षण विधि, और छठवीं कौन सी होती है आपकी, छठवीं होती है कार्बन 14 की विधि, यानी कार्बन डेटिंग जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है पता लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछे यहीं पर जो है कि जो है लोथल में उत्खनन से के विषय में आप क्या जानते हैं, तो लोथल जो है सिंधु सभ्यता का विशाल केंद्र रहा है लोथल, और इसका उत्खनन कार्य राव ने करवाया था। और लोथल के अवशेषों से ज्ञात होता है कि उस समय सिंधु सभ्यता जो अपनी उन्नत अवस्था पर जो है उस समय थी। और लोथल में एक भंडार गृह मिला है, खास करके भंडारागार मिला, और इसके लिए लोथल फेमस है। तो लोथल के उत्खनन में आप देखेंगे 12 खंडों वाला एक भवन प्राप्त हुआ है। इसके खंड 12 फीट जो है कि वर्गाकार आकार में बने हुए हैं, और इसे भंडार गृह की संज्ञा दी गई है। लोथल की कला जो थी एक प्रकार से बात की सिंधु सभ्यता की ही भांति इसमें भी मिट्टी के बर्तन वगैरह मिलते हैं, और पात्रों पर आप देखेंगे रंगों से चित्रकारी भी की गई है, और घी बीकर मोहरे और उसके बाद में तमाम प्रकार के बर्तन इसमें मुख्य रूप से प्रमुखता से आते हैं हमारे सामने। तो ये सब चीज़ें हैं। एक प्रणाली है ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली क्या होती है, तो समय व धन की बचत के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और ग्रिड प्रणाली में क्या होता है कि एक खाई से दूसरी खाई के बीच जो होता है फीफ का स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसमें केवल ऊपरी अवशेषों का ही पता लगा सकता है इससे। तो ये एक विधि होती है ग्रिड प्रणाली, जो कि कहीं ना कहीं पे इसी से संबंधित होती है, जो है कालक्रम निर्धारण से कि कैसे पता चलता है। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि ब्राह्मी लिपि क्या है। ब्राह्मी लिपि के बारे में आपसे प्रश्न पूछा सकता है एग्जाम्स में, तो आप लोग इसको जान लीजिए। ब्राह्मी लिपि की बात की तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति संबंधी जो तमाम सारी धाराएं हैं, लिपि माने होता है लिखने की कला, और ब्राह्मी लिपि जो है वो उसका एक प्रकार से भारतीय सिद्धांत भी रहा है, भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत, और विदेशी उत्पत्ति का भी सिद्धांत रहा है। बात की जाए ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ब्राह्मी लिपि का आविष्कार भारतीय आर्यों के द्वारा वेद की सुरक्षा के लिए किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार ब्रह्मा जी ने स्वयं किया था, इसीलिए इसका नाम ब्राह्मी लिपि है। और इसके अलावा आप देखेंगे ब्राह्मी लिपि में तो अशोक के समय की जो ब्राह्मी है उसमें मात्र 6 स्वरों का प्रयोग है। और 6 स्वर कौन कौन से हैं, एक तो आ है, दूसरे ई है, और तीसरा है उ, और ये सब क्या है मूल रूप से मूल 3 है आ ई उ। और इसके अलावा आप देखेंगे और बड़ा आ, और इसके अलावा ए, और एक प्रकार से ओ, ये 3 जो हैं, ये 3 यौगिक या संजात स्वर कहे जाते थे। तो ये 6 स्वर थे मुख्य रूप से कब, जब अशोक का शासनकाल चल रहा था तो उस समय ब्राह्मी लिपि में। तो इस प्रकार से ये थी ब्राह्मी लिपि, जो कि मैंने आपको बता दी। एग्जाम से पूछे कि पुरा लिपि क्या है, तो पुरा लिपि का आशय प्राचीन काल की लेखन कला के संदर्भ से है। मैक्स मूलर और बर्नल ये इतिहासकार है, इनका मत है, इन्होंने माना कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले कोई लिपि नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे राजबली पांडे, ओझा आदि भी इतिहासकारों ने, ओझा जी और राजबली पांडे जी इतिहासकार ये भी रहे हैं। इन लोगों का मत है कि भारत में वैदिक युग में भी लिपि का प्रचलन था, और इसमें सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि की प्राचीनता स्वीकार करी कि सबसे प्राचीन लिपि जो है कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। ओके, क्योंकि वेदों वगैरह में प्राचीन लिपि, वेद जब वैदिक काल चल रहे थे तब जो है ब्राह्मी लिपि थी, ऐसा ये लोग मानते हैं। कौन कौन, ओझा जी और राजबली पांडे जी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 6वां नंबर की आहत सिक्के। आहत सिक्कों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आहत सिक्कों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं भाई। आहत सिक्के जो होते हैं, ये आहत अथवा चिन्हित सिक्के का कोई निश्चित जो है आकार नहीं होता। आहत माने उस पर चिन्ह बना दिया जाता था। ये कई आकारों के होते थे। इन आकारों का उल्लेख जो है तमाम प्रकार की चीज़ें तरीके से दिया गया है, और मैं आपको भी बता दूंगा। और सबसे पहले चांदी की छड़ को काट करके सिक्के को तैयार किया जाता था, जिन्हें छड़ नुमा यानी कि जो है बेंट बैन कहते थे। और इनमें मोड़ पड़ा रहता था सिक्कों में, और इस पर क्या होता था, आहत सिक्कों पर तमाम प्रकार के लोगों ने आहत सिक्कों का प्रचलन किया, इस पर चिन्ह बनाया जाता था। जिन सिक्कों पर चिन्ह लगाए जाते थे उन्हीं को हम आहत सिक्के यानी कि पंचमार्क कहते थे। और आहत सिक्कों का निर्माण जो है लगभग बात की जाए तो किस प्रकार किया जाता था, तो आहत सिक्कों को क्या किया जाता था, सबसे पहले गर्म धातु को पीट पीट करके पहले उसको एक आकार प्रदान किया जाता था, और बाद में उस मुद्रा पर कोई चिन्ह लगा दिया जाता था कि हाँ ये चिन्ह, मतलब कि किस राजा का चिन्ह है, फोटो वगैरह, ठीक।
और इसमें आप देखेंगे तो ये आह सिक्के लंबे होते थे, कोई चपटे होते थे, चतुर्भुजकार होते थे, कोई वृत्ताकार होते थे, कोई पंचकोणीय भी होते थे और षटकोणीय भी होते थे। तो अलग-अलग आकृति थी इन सिक्कों की। और इन सिक्कों की अगर प्राप्ति स्थल की बात कीजिए कहाँ-कहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं, तो मुख्य रूप से 4 जगह हमको प्राप्त होती है जहाँ से आहत सिक्कों का पता चला हमको। पहली है कौशाम्बी से हमको जो है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पूर्व मौर्य जो कालीन सिक्के हैं उसमें आहत सिक्के हमको दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा आप देखें दूसरी जगह वो है मिर्ज़ापुर में, तो मिर्ज़ापुर गाज़ीपुर जो नदियाँ हैं यहाँ से हमको ये सिक्के मिले हैं। तीसरी है अयोध्या निधि यानी कि 500 आहत सिक्के हमको अयोध्या से मिले हैं। वहीं जो चौथी है जो है पाटलिपुत्र पटना में जो स्थित है वहाँ से हमको आहत सिक्कों का पता चला है। तो ये 4 स्थान है जहाँ से हमको आहत सिक्कों का पता चला है। और आहत मुद्राओं की तिथि निर्धारण के आधार पर अगर बात की जाए तो इसको पुरातात्विक आधार के हिसाब से और साहित्यिक आधार 2 आधार इसके हो सकते हैं जिसके कारण से हम आहत सिक्के कब प्रचलित थे यानी कि उसका समय काल निर्धारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आहत सिक्कों के बारे में कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। आहत सिक्के जो थे बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में आहत सिक्कों से प्रश्न आपका आएगा, तो आप आसानी से इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न मुद्रा निर्माण के इतिहास का युग बताइए। मुद्रा निर्माण के इतिहास का युग बताइए। तो मुद्रा निर्माण के इतिहास की अगर बात की जाए, सबसे पहले मुद्रा शास्त्र या मुद्रा विज्ञान की अगर बात की जाए, तो मुद्रा शास्त्र या मुद्रा विज्ञान क्या है? तो मुद्रा शास्त्र या मुद्रा विज्ञान एक ऐसी शाखा है जो है जिसके अंतर्गत क्या होता है आप देखेंगे कि सिक्कों की संरचना, उसकी उत्पत्ति और ऐतिहासिक ज्ञान के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करते हैं। ऐसे विज्ञान को हम मुद्रा विज्ञान कहते हैं। और मुद्रा एक विनिमय का माध्यम होता है, इसके द्वारा वस्तुओं को हम खरीद सकते हैं, इसके द्वारा हम वस्तुओं को बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है मुद्रा शास्त्र मुद्रा के निर्धारित सूचकांकों को स्पष्ट ज्ञान भी करवाता है हम लोगों को। इसी प्रकार से बातें और मुद्रा निर्माण के संबंधित जो युग रहा है, तो पहला तो मुद्रा आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के युग में भी मुद्रा का प्रचलन रहा। दूसरी बात पूर्व वैदिक युग आता है उसमें भी मुद्रा का प्रचलन रहा। तीसरी युग आता है वैदिक काल के बाद यानी वैदिक उत्तर जो युग आता है उसमें भी मुद्रा का प्रचलन रहा। इसके बाद में 800 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के साहित्य में भी आप देखेंगे मुद्रा का प्रचलन रहा है। तो इस प्रकार से मुद्रा रही है और भारतीय मुद्रा पर जो है आप देखेंगे तो भारतीय मुद्रा पर पश्चिमी संस्कृति जो है कहीं न कहीं पे दिखाई पड़ती है और उससे प्रभावित थी ये। भारतीय आहत मुद्राएँ स्वतंत्र रीति से प्रचलित हुईं और उन पर किसी भी प्रकार का विदेशी प्रभाव नहीं था। तो जो आहत मुद्राएँ थीं वो भारत की खुद की जो है एक प्रकार से थी, जबकि और जो मुद्राएँ थीं उन पर विदेशियों का प्रभाव भी कहीं न कहीं पे दिखाई पड़ता था। और मुद्राओं के प्रमाण आपसे पूछे कहाँ-कहाँ से मिले हैं तो प्राचीन श्रावस्ती से मिले, वाराणसी से, कौशाम्बी से, विदिशा से, अयोध्या से इन सभी राज्यों से जानकारी मिलती है हमको मुद्रा मिली हमको। ओके, तो ये सब आपके हो गए। वहीं आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है लोथल की गोदी। लोथल की गोदी के बारे में आप क्या जानते हैं? लोथल की गोदी प्रश्न बड़ा अच्छा है। प्रश्न बड़ा अच्छा है। क्या पूछा यार आपसे कि लोथल की गोदी के बारे में आप क्या जानते हैं? या केवल लिख देगा आपको एग्जाम्स में लोथल की गोदी तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। लोथल की गोदी की बात की तो सौराष्ट्र प्रांत का महत्वपूर्ण नगर लोथल ही था और सिंधु सभ्यता का विकास इसी नगर में जो है अधिक मात्रा में होता है। सुप्रसिद्ध विद्वान है राव, उन्होंने इस नगर का उत्खनन किया था और यह स्थल भोगाव और साबरमती नदियों के बीच में आप देखेंगे जहाँ पर ये 2 नदियाँ मिलती हैं, भोगाव नदी और साबरमती नदी, ये 2 नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर ये लोथल जो है नगर जो था ये स्थित था। ऐसा लगता है कि स्थल का पतन नदियों में बाढ़ आया होगा और उसी से इसका पतन हो गया इस सभ्यता का। और इस संबंध में डॉक्टर संकालिया कहते हैं कि यह अपनी उन्नति के समय समुद्र के बहुत निकट बसा रहा होगा। यहाँ के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ पर आदि से अंत तक सिंधु सभ्यता के ही लोग रहते थे। और इस संबंध में जो है एक व्यक्ति है मल्टीमर व्हीलर, वो कहते हैं कि लगभग 2500 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का पूर्ण विकास मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा तथा लोथल इन 3 केंद्रों में एक ही साथ हुआ था। और इस तिथि के संबंध में श्री ए.के.एन. शास्त्री जी का कहते हैं कि यदि हम डॉक्टर मर्टिमर व्हीलर का विचार सही मान लें तो प्रौढ़ सिंधु संस्कृति का पूर्ण विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में एक साथ ही हुआ होगा, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से यह संगत प्रतीत नहीं होता है। और यह निर्विवादित सत्य है कि सिंधु सभ्यता से के अवशेष जो है सबसे पहले लोथल, लोपण और रंगपुर से ही उपलब्ध हुए हैं। और लोथल के अवशेषों से ज्ञात होता है कि उस समय सिंधु सभ्यता अपनी उन्मत्त अवस्था में थी, परंतु यह उन्मत्त अवस्था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से कुछ अलग थी यानी कुछ भिन्न थी। ओके, तो इस प्रकार से लोथल की गोदी के बारे में लोथल पर संक्षिप्त टिप्पणी अगर पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अभिलेखों के प्रकार बताइए। अभिलेखों के प्रकार आपसे पूछ रहा है भाई। अभिलेखों की बात की है तो अभिलेख भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन मात्र ही नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारत की आप देखेंगे तो उसकी सभ्यता के, प्राचीन भारत की संस्कृति के, इन सभी के बारे में हमको सम्यक रूप से जानकारी भी देते हैं जो अभिलेख होते हैं। और इसका वर्गीकरण कई रूपों में हम लोग कर सकते हैं। पहला अभिलेखों का प्रकार कौन सा? स्तंभ लेख, यानी स्तंभों पर बहुत सारे लेख लिखे रहते हैं तो उसको हम अभिलेख बोलते हैं, उससे हमको जानकारी मिलती है। कुछ शिलाओं पर लेख रहते हैं उनको हम शिलालेख कहते हैं, तो शिलालेख भी एक प्रकार से इसका प्रकार है। तीसरा प्रकार आपका होता है गुहा लेख, ये भी एक प्रकार से लेख ही होता है। और चौथा लेख है मूर्ति अभिलेख, मूर्तियों पर आप देखें कुछ मात्रा। या पांचवा लेख होता है आपका भित्ति अभिलेख, यानी कि ताम्रपात्र। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 5 प्रकार के क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं। ओके, अब देखिए 10वां प्रश्न आपके समक्ष क्या है। 10वां प्रश्न है कि रुद्र दामन प्रथम का गिरनार शिलालेख और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में बताइए। प्रश्न क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि रुद्रदामन प्रथम जो था, ये राजा था रुद्रदामन प्रथम, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि रुद्रदामन प्रथम का गिरनार शिलालेख और समुद्रगुप्त जो थे, यानी कि समुद्रगुप्त, उनका जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसका क्या महत्व है? तो इसके बारे में आप जानिए कि भाई इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है। तो ये प्राचीन इतिहास के बड़े फेमस राजा रहे समुद्रगुप्त। प्राचीन इतिहास के बड़े फेमस राजा रहे कौन? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का जो एक प्रकार से जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये होती रहती थी समय समय पर। तो इसके बारे में बड़ा महत्व ही है और लोग जो है इसके बारे में खूब अच्छे तरीके से जानते भी हैं। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो नेपोलियन, दूसरा नेपोलियन कहा जाता है। हालांकि ये बात उचित उतना ज़्यादा नहीं है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो ये थे रहे हैं समुद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त जी, तो ये नेपोलियन के बहुत पहले इनका जन्म हुआ था। और दूसरा मतलब कि भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है, लेकिन इनको जो है यूरोप का नेपोलियन, यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाना चाहिए, ऐसा विद्वानों ने माना है। क्योंकि समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध लड़े आज तक, सभी के सभी युद्ध इन्होंने जीते थे। तो एक प्रकार से महान बोल सकते हैं हम समुद्रगुप्त को। तो चलिए हम रुद्रदामन प्रथम का गिरनार शिलालेख देख सकते हैं। तो रुद्रदामन का जो एक प्रकार से गिरनार शिलालेख है, ये भारतीय इतिहास में इसका बड़ा महत्व है। और यह अभिलेख जो है, ये गुजरात में एक जिला पड़ता है जूनागढ़, उसी जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत है, उसी गिरनार पर्वत पर ये शिलालेख स्थित है। और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। और भाषा कैसी है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ओके, इसमें आप देखेंगे तो रुद्रदामन के वंश और उसके विजय, कितनी विजय प्राप्त की रुद्रदामन ने, रुद्रदामन का व्यक्तित्व यानी चरित्र, उसका शासन, इन सभी के उल्लेख मिलते हैं रुद्रदामन के जो है गिरनार शिलालेख में। वहीं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की बात की जाए तो इलाहाबाद यानी कि जो प्रयागराज है उसमें स्थित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी हमको प्राप्त करवाती है। और कहीं ना कहीं पे ये स्तंभ जो है एक प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति वाला, ये 35 फुट लंबा जो है स्तंभ है एक। ओके, अगर आपसे पूछे मेहरौली स्तंभ का लेख क्या है या फिर उसका क्या महत्व है, तो मेहरौली जो है दिल्ली से लगभग 9 मील की दूरी पर दक्षिण में स्थित है दिल्ली के। और इस स्तंभ में आप देखेंगे चंद नामक राजा की उपलब्धियों एवं उसके द्वारा जो विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित करने का जो है वर्णन जो है उसमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे भरहुत स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है या इसके बारे में कुछ बताएं, तो भरहुत स्तंभ लेख मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसकी भाषा प्राकृत है और लिपि कौन सी है? प्रथम शताब्दी की है। भाषा कैसी? प्राकृत है और लिपि प्रथम शताब्दी की है। और इसमें शुंगों के विषय में हमको जानकारी मिलती है, जो शुंग वंश रहा इतिहास काल का, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा ये सब प्रश्न समाप्त होते हैं यहीं पर। आगे हम बढ़ते हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वैसे अभी इन सभी प्रश्नों के उत्तर को बताने का समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी चलते कुछ मात्रा में बताने का प्रयास। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंडवा के 2 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, मालवा संस्कृति की मृदभांड परंपरा पर प्रकाश डालिए। और मालवा, मृदभांड माने मिट्टी के बर्तन। तो मालवा की जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है उसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की पात्र परंपराएं हम लोगों के सामने आती हैं, जिनमें से हल्के लाल रंग और गुलाबी रंग की मृदभांड परंपरा को, जिसके ऊपर काले रंग से चित्रण अभिप्राय संजोए गए थे, इस संस्कृति के विशिष्ट पात्र परंपरा माना जा सकता है। और इसे मालवा मृदभांड परंपरा की संज्ञा भी दी जाती है। और मालवा संस्कृति की प्रमुख पात्र प्रकारों में आप देखेंगे तस्तरियाँ बनी, पेटी जो है दार, और कटोरे, तसले, छिछली, थालियाँ,
आप देखेंगे लोटे बने, घड़े, मटके ये सब जो है दिखाई पड़ते हैं। और मालवा पात्र परंपरा के मृदभांड ताम्र पाषाण के सभी जो है चरणों में मिलते हैं। और इस प्रकार से मिट्टी के बर्तन आप देखेंगे अलग-अलग प्रकार से प्रमुख अलंकरणों से में आप देखेंगे त्रिभुज और जाल युक्त हीरक, लहरदार रेखाएँ, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और आप देखेंगे सूर्य, मानव, पशु आकृतियों का उल्लेख भी इनके बर्तनों पर देख सकते हैं आप। तो ये थी संस्कृति, ओके। अगला प्रश्न है भारत की मध्य पाषाणिक संस्कृति की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो मध्य पाषाणकालीन स्थलों से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं और इसीलिए मध्य पाषाण काल को लघु पाषाणों से संबंध कर दिया गया है। और अधिकतर प्रागैतिहासिकारों ने जो है इसको मेसोलिथिक यानी कि मैक्रोलिथिक शब्द का एक प्रकार से समानार्थक माना है। किंतु आप देखेंगे मेसोलिथिक शब्द एक विशिष्ट सांस्कृतिक अवस्था का द्योतक है, जबकि यह शब्द प्रस्तर उपकरणों की प्रविधि और विशिष्टता का सूचक है। और इस संबंध में एक व्यक्ति हैं, मतलब ये जो है सर्वप्रथम ये कहाँ पर हुआ, यूरोप में हुआ है। इसके संदर्भ में 1932 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर जी.डी. क्लार्क, वो कहते हैं कि मध्य पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण का क्रम पुरा पाषाण और नवपाषाण संस्कृतियों के किसमें रहा, बीच में स्थित रहा है। क्लार्क ने मध्य पाषाण की सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कई बातें कही। उनमें से पहली बात यह है कि मध्य पाषाण काल की संस्कृति का प्रादुर्भाव प्रतिनूतन काल में हुआ, यानी कि नवीन काल में, मतलब प्रतिनूतन काल समझ रहे हैं ना, कि नवीन जो नूतन काल है, नया काल है, उसके पहले ही हो गया था। दूसरी बात, इस संस्कृति के निर्माता आखेटक थे, यानी कि जो है शिकारी थे। और उनकी यानी शिकार खेलने वाले थे। और उनकी अर्थव्यवस्था भोजन के एकत्रीकरण या संचयन पर आधारित होती थी। मध्य पाषाण काल के जो मानव होते थे, उन्होंने संगठन की आवश्यकता वाले बड़े बड़े आखेटों के स्थान पर छोटे छोटे शिकार करना प्रारंभ कर दिए थे। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लघु पाषाणों का निर्माण हुआ। दूसरे शब्दों में मध्य पाषाण काल में जो है हंटिंग का स्थान जो है कैटेटिंग ने ले लिया था, यानी कि आप शिकार खेलते थे लेकिन बड़े बड़े हथियारों को बनाना भी जो है यहाँ पर शुरू कर दिया गया था। तो इस प्रकार चीज़ें थी। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता यह रही कि इस संस्कृति में लघु पाषाणों का निर्माण हुआ। और इसी प्रकार से अन्य बातें, ओके। और अधिकांशतः मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का विकास नव पाषाण काल के पहले ही हो गया था, किंतु कहीं कहीं पर मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन की संस्कृतियों का विकास जो है एक स्थान यानी समानांतर ही चलता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब वहीं आपको बता दूं, इन पर सभी प्रश्नों के उत्तर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी समय मेरे पास नहीं और आपके पास भी नहीं, आप लोग जो पढ़े हैं उसको दे करके जाइएगा। अगला प्रश्न है कि आहार की ताम्र पाषाणिक संस्कृति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कार्बन C14 विधि क्या है, इसका प्रश्न प्रयोग कीजिए। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम से में आ सकता है, इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। समय बहुत कम है मेरे पास मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कुछ आपको बता दिया इसके बारे में, ताकि कुछ ही आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा इसको, ये आएगा। अगला प्रश्न है लंबवत एवं क्षैतिज खंडों के बीच की संबंध बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में लेखन सामग्री पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। पुरातत्व स्थलों के तत्व पहचान की वैज्ञानिक विधियों का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, छठवां नंबर है, खरोष्ठी लिपि के उद्भव संबंधी विदेशी सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। यहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि समुद्रगुप्त के मुद्रा प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम से में आ सकते हैं, ओके। ये सब आ सकते हैं परीक्षा में, तो आप एक बार इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ओके। वहीं आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को बताइए, इसमें एक प्रश्न पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की कई जो है विशेषताएं रही, जैसे कि नागरिक सभ्यता ये रही है एक, और समष्टिवादी सभ्यता है, कांस्यकालीन सभ्यता इसी को कहा जाता है, शांति प्रधान सभ्यता रही है। हड़प्पा के जो मूल निवासी थे, कुछ को आर्य थे, कुछ सुमेरियन थे, कुछ द्रविड़ थे, कुछ मिश्रित जाति के थे, इस प्रकार चीज़ें थी। तो ये सब आप बता सकते हो। वहीं और भी आपसे अगर पूछे लंबावत और क्षैतिज विभाजन की, तो क्षैतिज विभाजन जो होता है, एक भाषा में थोड़ी सी समझिए कि क्षैतिज उत्खनन विधि का क्षेत्र जो होता है विस्तृत होता है, बड़ा होता है, और इसमें संस्कृतियों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु इसके विपरीत लंबवत उत्खनन से मात्र सांस्कृतिक क्रम का बोध होता है, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए किंचित पुरातत्ववेताओं ने भ्रमबस ऊर्ध्वाधर या लंबवत उत्खनन विधि को क्षैतिज विधि से हीन माना था, किंतु ये विधियाँ उत्खननकर्ता के उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाए तो किसी को भी कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। दोनों विधियाँ जो हैं अपने आप में पूर्ण हैं, और एक प्रकार से एक दूसरे की पूरक भी रही हैं, और एक के अभाव में दूसरी अपूर्ण है। और उनके पारस्परिक संबंधों के विचार जो है एक प्रकार से बड़े इंपॉर्टेंट है। हिलर ने भी उनके बारे में अपने मत दिए हैं, तो हम चर्चा कर लेंगे किसी दिन, वही यहीं आप देख लीजिएगा, इतना चीज़ हो गए। वहीं और भी आपसे एग्जाम से जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। आपसे यहीं पर और पूछा गया था,
और आपसे यहीं पर जो है पूछा गया था 5वां प्रश्न यहीं पर देखिए, पुरास्थलों की पहचान की वैज्ञानिक विधियों का वर्णन कीजिए। पुरास्थलों की वैज्ञानिक विधि कौन-कौन सी है? पहली विधि आकाशीय या हवाई छायांकन विधि से पता चलते हैं। दूसरी विधि कौन-सी है? भू परीक्षण विधि। तीसरी विधि कौन-सी है आपकी? तीसरी विधि भाई है मृत्तिका या जो है मृदा विश्लेषण विधि। चौथी विधि आपकी सागर तल का विश्लेषण कर लिया जाता है, यानी सर्वेक्षण करा जाता है उस वो विधि। और अगली विधि आपकी और तमाम सारी इसी में छोटी-छोटी विधियाँ हैं, जैसे कि जो है भू परीक्षण विधि में लौह शलाका हो गई, शब्द ध्वनि विधि हो गई, धातु अभिज्ञापक हो गया, विद्युत प्रतिरोध मापक हो गया, चुंबकीय परीक्षण कर लिया गया, ये सब होती है। ओके। मृदा विश्लेषण में फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम इन सभी में देख लाता है इसकी अधिकता कहाँ पर कम है। ये होती वैज्ञानिक विधियाँ। ओके। तो ये सब चीज़ें आपके समझ में आ रही थोड़ी बहुत। ये सब बस यही सब आपको लिखना है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। वहीं आपसे क्या पूछा गया यहीं पर, खरोष्ठी लिपि के उद्भव के बारे में 6वां प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि के उद्भव संबंधी विदेशी सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो खरोष्ठी लिपि के उद्भव संबंधी जो विदेशी सिद्धांत है उनमें से बात की जाए तो इसको हम मुख्य रूप से 2 वर्गों में बाँटते हैं, एक पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहला वर्ग तो ये मानता है कि खरोष्ठी लिपि का उद्भव विदेशों में हुआ है, लेकिन दूसरा वर्ग यह मानता है कि खरोष्ठी लिपि का उद्भव विकास और अंत भारत में ही हुआ है। और खरोष्ठी लिपि को विदेशी मानने वाले विद्वानों में जॉर्ज ब्यूलर और डॉक्टर दानी महत्वपूर्ण हैं, और ये मानते हैं कि ईरानी आक्रमण के बाद खरोष्ठी लिपि का प्रयोग भारत में हुआ था। ये लोग खरोष्ठी की तुलना जो है अरेमाइक लिपि से करते हैं। तो इस प्रकार से इस विदेशी सिद्धांत था जो कि मैंने आपको बता दिया। वहीं अगला प्रश्न आपसे 6वां क्या पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के मुद्रा प्रकारों का वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त के मुद्रा प्रकारों की बात की तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में कई प्रकार की मुद्रा हमको मिलती हैं। जैसे पहली है ध्वजकारी मुद्रा, ध्वज प्रकार की मुद्रा यानी कि ध्वजधारी मुद्रा जहाँ जिनमें झंडा छपा रहता था। दूसरी मुद्रा है दंडधारी सिक्के यानी कि दंड की विधि उसमें बताई जाती थी। तीसरी है भाई धनुधारी प्रकार की विधि थी। चौथी विधि थी जो है सिक्के की बनाने की परशुधारी प्रकार का सिक्का। अश्वमेध यानी किसी में घोड़ा छपा था, किसी में व्याघ्र निहंता जो है प्रकार का सिक्का था, कोई वीणाधारी सिक्का था। ठीक, तो इस प्रकार तमाम सारे सिक्के थे। ठीक, और इसी प्रकार से चीज़ें हुई जो कि मैंने आपको बता दिया। और वहीं आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के राजा, जैसे कुमारगुप्त की बात की जाए, कुमारगुप्त जो थे, कुमारगुप्त प्रथम, उन्होंने भी स्वर्ण सिक्का चलवाया था इन्होंने, कुमारगुप्त जो है प्रथम ने। और इनकी बात की तो राजा रानी प्रकार के सिक्कों की परंपरा इनको जीवित रखा किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। और इस मुद्रा का जो है व्यास था 0.75 जो है, और इसका वजन जो था लगभग 156 ग्रेन का था। और इस प्रकार या केवल एक ही सिक्का मिला है यहाँ से। और इस सिक्के के पहले आप देखेंगे तो भाग पर राजा को खड़ी मुद्रा में और नंगा सिर है, और गुच्छेदार केस है इनके, यानी बाल रखा गया है जैसे गुच्छेदार, यानी आप देखेंगे कि उस पर चोटी वगैरह लगी और विभिन्न आभूषणों से युक्त है, और धोती पहने हुए हैं, कोट पहने हुए दिखाया गया, धोती और कोट में है। और राजा के सम्मुख रानी का खड़ा हुआ जो है, मतलब रानी भी खड़ी है राजा के सामने ही, और राजा रानी को जो है पुष्पों का गुच्छा दे रहे हैं। इस प्रकार से इस मुद्रा में दिखाई पड़ता है। तो ये फेमस है, ये एग्जाम्स में आ सकता है। ये सब प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, चूँकि मैंने आपको बता दिए। ओके। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न, इन सभी को आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। खंडसा यानी 5 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना है। प्रश्न है कि यहाँ सिक्के से क्या तात्पर्य है? यहाँ सिक्कों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वहीं अगला प्रश्न है कि पुरातत्व के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके महत्व की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है? इसको बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे है कि अभिलेख शब्द से क्या आशय है? प्राचीन भारत में इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों के महत्व का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न गुप्तकालीन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व की विवेचना कीजिए, ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर इस प्रकार से आएगा। और एक बार पेपर 2 यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ यूरोप है, मध्यकालीन इतिहास वाला, ये पेपर मैंने डाल दिया है। पेपर एक यूनिवर्सिटी का हुआ था, तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, आप देख लीजिएगा। और अगर आपको मॉडल पेपर देखना मध्यकालीन वाला तो देख लीजिएगा, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में दिखाई पड़ रहा होगा, और नहीं तो चैट सेक्शन के ऊपर फ्रंट पेज भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।